मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार सुना था, तू हमारे घर की नाकामी है। पर उस रात दिल्ली के सबसे सभ्य ड्राइंग रूम में एक ही सवाल ने सबके चेहरे से नकाब उतार दिए। उस डिनर टेबल पर चांदी की कटलरी चमक रही थी। क्रिस्टल ग्लास में पानी भी ऐसे रखा था जैसे स्टेटस का हिस्सा हो। और दीवार पर पुरानी फैमिली फोटोज, जिनमें मेरे भाई की तस्वीरें हर साल बढ़ती गईं। और मेरी तस्वीरें वहीं रुक गईं जहां मैं स्कूल यूनिफॉर्म में मुस्कुरा रही थी। भाई की सगाई का डिनर था और मैं 5 साल बाद उसी घर में लौटी थी जहां से मैं फेलियर बनकर निकली थी। मेरे लिए यह लौटना आसान नहीं था। मैं चाहती तो बहाने बना देती, मीटिंग्स हैं, काम है, फ्लाइट नहीं मिल रही। पर सच ये था कि मैं अपने अंदर एक सवाल लेकर आई थी, क्या मेरा परिवार कभी मुझे बिना परफॉर्मेंस के अपनाएगा? मैंने कपड़े चुनते समय भी यही सोचा। मेरे पास अच्छे ब्रांड्स थे, आराम से पहन सकती थी। लेकिन मैं आज किसी को कुछ दिखाने नहीं आई थी। मैं बस एक बेटी बनकर आई थी, कम से कम अपने मन में। गेट पर घंटी बजाते ही दरवाजा खुला। पापा वैसे ही सीधे, वैसे ही गंभीर, वैसे ही जैसे हर चीज कोर्ट रूम में हो। आ गई, बस इतना कहा। गले मिलना भी एक औपचारिकता थी, जैसे किसी रिश्तेदार का स्वागत कर रहे हों, अपनी बेटी का नहीं। हॉल में कदम रखते ही वही पुराना माहौल। माँ की परफेक्ट मुस्कान, रिश्तेदारों की जांचती नजरें, और भाई का वो मैं सही हूं वाला कॉन्फिडेंस। भाई सामने आया, तो तुम आ ही गई। उसने ऐसे कहा जैसे उसने किसी चैरिटी इवेंट में इनवाइट किया हो। और फिर उसने अपनी फियांसे को आगे किया। ये है मेरी होने वाली पत्नी। वो लड़की अलग थी। उसकी आंखों में दिखावा नहीं था, मुस्कान में वार्मथ था। उसने हाथ मिलाया और बोली, आमिर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उस एक लाइन ने मुझे पल भर के लिए कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि मेरे घर में अच्छा लगा जैसा शब्द मेरे लिए आम तौर पर नहीं होता था। डिनर शुरू हुआ। पहला कोर्स, फिर दूसरा, और हर कोर्स के साथ टॉन्ट्स का मेन्यू भी चलता रहा। तो अभी भी टेक में ही हो? किसी ने टेक ऐसे बोला जैसे मैं कहीं मोबाइल कवर बेच रही हूं। कम से कम नौकरी तो कर रही है, एक मौसी ने धीमे से कहा, लेकिन इतना धीमे भी नहीं कि मैं सुन न पाऊं। माँ ने बीच में जोड़ दिया, अब इसे समझ आ रहा है कि डिग्री कितनी जरूरी होती है। मैंने पानी का घूंट लिया और चुप रही, क्योंकि मैंने सीख लिया था, कुछ लोग आपको समझने नहीं, सिर्फ जज करने के लिए सवाल पूछते हैं। भाई की तारीफें, फिर भाई की अचीवमेंट्स, फिर भाई के कनेक्शंस, और बीच बीच में मेरे बारे में वही पुरानी कहानी, ये अभी खुद को ढूंढ रही है। मैंने अपनी उंगलियां टेबल के नीचे आपस में फंसा लीं, आशा ताकि मेरा चेहरा कुछ भी रिवील न कर दे। मेरे अंदर एक छोटी सी आवाज बोल रही थी, आज अगर तुमने कुछ कहा तो वो इसे भी कंपटीशन बना देंगे। फिर बात फियांसे की नौकरी पर आ गई। भाई ने गर्व से कहा, ये हेल्थ केयर डेटा वाली कंपनी में है, हॉस्पिटल्स के साथ काम करती है। मैंने पहली बार जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाया। कौन सी कंपनी? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशंस, उसने बड़े प्यार से कहा। हमारा फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म, मेटालिंक। मेरे कानों में जैसे बिजली गिर गई। मेरे हाथ का ग्लास पल भर के लिए रुक गया। मेटालिंक, वो नाम, वो प्लेटफॉर्म। मेरे अंदर किसी ने धीमे से कहा, ये तेरी कंपनी है। मैंने चेहरे पर कोई शौक नहीं आने दिया, लेकिन अंदर एक पल के लिए सब कुछ हिल गया। वो आगे बताती रही, हमारा प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, पेशेंट डेटा शेयर करने में एरर्स कम हुए हैं। इम्प्लीमेंटेशन टफ होता है, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। रिश्तेदार भी इम्प्रेस्ड होने लगे। अरे वाह, हेल्थ केयर में टेक। और उसी वक्त उसने मेरी तरफ देखा। एक बार नहीं, 2 बार। उसकी आंखों में जैसे कोई पजल सॉल्व होने लगा। मेरे नाम और मेरी बातों के बीच वो कुछ जोड़ रही थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसने धीमे से कहा, एक सेकंड। टेबल की बातें रुकने लगीं। किसी ने चम्मच रखा, किसी ने सांस रोक ली, और फिर उसने वही लाइन बोली जिसने पूरा घर साइलेंट कर दिया। आप आप ही हैं ना, वो फाउंडर? मेरी माँ के हाथ से चम्मच प्लेट पर टकराया। पापा का ग्लास हवा में ही रुक गया। भाई का चेहरा जैसे पहली बार सच से टकराया।
कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि बाहर सड़क पर गुजरती गाड़ी की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस एक पल में हाँ अरे मुझे समझ आ गया। मैं जितना भी कंट्रोल करूं, आज रात मेरा फेलियर वाला मास्क उतरने वाला है। और अगर ये मास्क उतर गया तो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का भी। क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि मैं क्या करती हूँ, सवाल ये था कि उन्होंने मुझे इतने साल गलत क्यों समझा, और क्या वो सच में मुझे समझना चाहते भी थे। उस एक लाइन के बाद, हाँ, आप ही हैं ना वो फाउंडर। कमरे में जो सन्नाटा गिरा, वो शोर से कहीं ज्यादा तेज था। मैंने तुरंत खुद को संभाला। मैंने कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं दिया, न मुस्कान, न गुस्सा, बस एक स्टेडी नजर। क्योंकि मैं जानती थी, इस घर में सच का स्वागत नहीं होता, सच का इस्तेमाल होता है। मेरी माँ ने सबसे पहले कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की। वो वही स्माइल पहनकर उठी, जो वो रिश्तेदारों के सामने हर ऑकवर्ड मोमेंट में पहनती हैं। कौन फाउंडर? उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, आज जैसे ये सब कोई मजाक हो। पर फियंसे की आंखें मजाक नहीं कर रही थीं। उसकी आवाज धीमी थी, मगर कॉन्फिडेंस साफ था। हमारी कंपनी के फाउंडर की फोटो पब्लिक नहीं है, उसने कहा, लेकिन हम इंटरनल डेस्क में एक नाम सुनते हैं। और आपने अभी जिस तरह मेटलिंक के बारे में कहा, वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई प्रोडक्ट को अंदर से जानता हो। टेबल पर बैठे एक अंकल ने झुककर पूछा, तो इनका नाम क्या है? मैंने सांस ली और पहली बार मैंने खुद के लिए बोलने का फैसला किया, पर प्रूफ की तरह नहीं, बाउंड्रीज की तरह। मैं उसी टीम का हिस्सा थी जिसने वो प्लेटफॉर्म बनाया, मैंने कहा। और हाँ, कंपनी मेरी ही है। किसी को लगा मैं झूठ बोल रही हूँ, किसी को लगा मैं शो ऑफ कर रही हूँ, और किसी को लगा अब अपॉर्चुनिटी आ गई है। मेरे पापा ने धीरे से गला साफ किया। उनकी आवाज वही कोर्ट रूम वाली थी, कम शब्द आए मगर अथॉरिटी भारी। ये सब तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने उनकी तरफ देखा और उस एक सवाल में मुझे पूरी जिंदगी का हिपोक्रेसी दिखा। आपने कभी पूछा? मेरी आवाज शांत थी पर सीधी। आपने जो पूछा वो सिर्फ मेरी डिग्री थी, मेरा जीपीए, मेरे फेल होने की वजह, मेरे नाकाम होने का टाइमलाइन। माँ ने बीच में काट दिया। हमारे घर में डिसिप्लिन की वैल्यू है। तुमने सब छोड़ दिया था। हमें लगा तुम रास्ते से भटक गई हो। मैं हंसी नहीं, बस मेरी आंखों में हल्की सी थकान आ गई। मैं भटकी नहीं थी, मैंने कहा। मैं बच रही थी उस वर्जन से जो आप लोग मुझ पर थोप रहे थे। भाई अब तक चुप था, पर उसकी चुप्पी सामान्य नहीं थी। वो चुप्पी थी जो अंदर से जल रही हो। उसने अचानक प्लेट के साथ फोर्क रख दिया, ऐसे जैसे उसे ये सीन पसंद नहीं आया। तो मतलब, उसने धीरे से कहा, से आह, तुम हमें इतने साल बेवकूफ बनाती रही। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने कहा। मैंने बस अपनी जिंदगी बनाई। रिश्तेदारों में हलचल शुरू हो गई। किसी ने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर याद आया कि यहां सभ्यता दिखानी है। किसी ने विस्पर किया, इतनी बड़ी फाउंडर और घर वालों को पता नहीं। और वही लोग जो 10 मिनट पहले मुझे पिटी दे रहे थे, अब टोन बदलकर बोलने लगे, अरे बेटा, बहुत प्राउड फील हो रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया। हमें बताना चाहिए था, हम सपोर्ट करते। मैंने मन में सोचा, सपोर्ट? जब मैं अकेले थी तब कौन सा सपोर्ट था? फियांसे ने मेरी तरफ एक बार फिर देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी भी थी और रिस्पेक्ट भी, पर शॉक भी था। आपने रिवील क्यों नहीं किया? उसने पूछा, जेन्युइनली। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने वाला आंसर नहीं था। ये एक पूरा हिस्ट्री था। माँ का मूड अब बदल रहा था। अब उनकी आवाज में सैडनेस कम, एंग्जाइटी ज्यादा थी। लोग क्या कहेंगे? उन्होंने धीमे से कहा। इतने साल हमने तुम्हें गलत समझा, और अब उनकी नजर रिश्तेदारों पर गई। अब सबको पता चल गया। मैंने उनकी बात वहीं रोक दी। माँ, मैंने कहा, आपको ये नहीं डर है कि आपने मुझे हर्ट किया? आपको डर ये है कि सोसाइटी में आपकी इमेज कैसे लगेगी? उनकी आंखें चुभ गईं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। पापा ने एक लंबी सांस ली और फिर एक ऐसा सेंटेंस कहा जिसने मुझे अंदर से सतर्क कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा, जो भी हुआ हुआ। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं।
प्रैक्टिकल। उस एक शब्द ने मुझे बता दिया, अब ये इमोशंस का मोमेंट नहीं रहा, अब ये नेगोशिएशन का मोमेंट बनने वाला है। उन्होंने अपनी कुर्सी थोड़ा आगे खिसकाई। तुम्हारी कंपनी किस लेवल पर है? उन्होंने पूछा। इन्वेस्टर्स कौन है? ग्रोथ कैसी है? तुम अकेले संभाल रही हो? मैंने पापा को देखा और पहली बार आज मुझे लगा ये मेरे पापा नहीं हैं, ये एक क्लाइंट ब्रीफ लेने वाला वकील है। मैंने काल्म होकर कहा, ये बातें डिनर टेबल के लिए नहीं है। भाई ने हंसकर कहा, अब सडनली प्राइवेसी याद आ गई। उसकी हंसी में जेलसी साफ थी। प्राइवेसी नहीं, मैंने कहा, बाउंड्रीज। फियांसे ने भाई की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में उसकी तरफ डिसअपॉइंटमेंट दिखा। ये टोन ठीक नहीं है, उसने धीरे से कहा। भाई ने पलटकर कहा, तुम इनके साइड में क्यों जा रही हो? ये ड्रामा क्रिएट कर रही है। मैंने देखा भाई की इनसिक्योरिटी अब बाहर आ रही थी। उसे डर ये नहीं था कि मैं सक्सेसफुल हूं, उसे डर ये था कि अब कंपैरिजन मेरी तरफ मुड़ जाएगा। अब स्पॉटलाइट उससे हटकर मुझ पर आ जाएगा। और इंडियन फैमिलीज में स्पॉटलाइट का शिफ्ट सबसे बड़ा युद्ध होता है। डिनर आगे बढ़ा। डिनर पर टेस्ट खत्म हो चुका था। हर बाइट एक सवाल बन चुका था, हर स्माइल एक कैलकुलेशन। रिश्तेदार अब मेरे आसपास हल्का हल्का घूमने लगे। बेटा, मेरे बेटे को इंटर्नशिप। बेटा, हमारी क्लिनिक चेन है। बेटा, एक बार मेरे हस्बैंड से मिल लेना। मैंने शॉर्ट आंसर्स दिए और खुद को स्टडी रखा। पर अंदर मुझे एक बहुत पुरानी फीलिंग वापस आ रही थी। मैं फिर से यूजफुल बन रही थी। और इस घर में यूजफुल होना प्यार से ज्यादा पावरफुल होता है। डिनर खत्म हुआ, लोग उठने लगे। पर मेरी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। मेरी माँ ने किचन की तरफ जाते हुए मेरे हाथ पकड़ लिया। कमरे में आ, उन्होंने धीमे से कहा। अभी। मैंने उनके चेहरे पर देखा, गुस्सा, घबराहट और कुछ ऐसा जो अपॉलॉजी नहीं था। उसमें ओनरशिप थी, जैसे मैं उनकी प्रॉपर्टी हूं जिसे उन्होंने गलत जगह रख दिया था। मैं उनके पीछे कमरे में गई। दरवाजा बंद हुआ और माँ ने पहली लाइन में ही वो कहा, आई के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करने वाला था। तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। मैंने उनकी तरफ देखा। मैंने मैंने धीरे से पूछा, या आपने? माँ की आंखें लाल हो गईं। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया? वो शुरू हुई। मैंने उनका सेंटेंस पूरा नहीं होने दिया। आपने जो किया, मैंने कहा, वो मेरे लिए नहीं था, वो आपकी इमेज के लिए था। वो चौंकी और फिर उन्होंने अचानक दूसरी तरफ स्विच किया। ठीक है, उन्होंने कहा, अब जो हो गया सो हो गया। कल कल हम सब मिलकर बैठेंगे। तुम्हारे पापा ने भी कहा है। कहाँ? मैंने पूछा। उन्होंने एक नाम लिया, DLF क्लब, दोपहर में। मैंने समझ लिया, ये फैमिली टॉक नहीं है, ये डील टॉक है। मैंने स्लो वॉइस में कहा, मैं सोचूंगी। और तभी दरवाजा अचानक खुला। भाई अंदर घुस आया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में वो पॉइजन था जो सिर्फ अपना ही भाई दे सकता है। कल क्लब में, उसने कहा, आई क्विन, तुम जाओगी? क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने ये सब किसके दम पर बनाया। मैंने एक सेकंड के लिए सांस रोक दी। क्या मतलब? मैंने पूछा। भाई ने मेरी तरफ झुककर धीमे से कहा, तुम्हारी कंपनी के पीछे जो असली नाम है वो तुम्हारा नहीं है ना? मेरे शरीर में ठंड उतर गई, क्योंकि वो ब्लफ नहीं कर रहा था, वो कुछ जानता था, या कम से कम वो ऐसा दिखा रहा था कि वो जानता है। मैंने उसे स्टेयर किया और उसने वही किया जो वो बचपन से करता आया था, मेरी सबसे कमजोर जगह पर हाथ रखा। कल आना, उसने कहा, वरना ये फाउंडर वाली कहानी मैं अपने तरीके से खत्म कर दूंगा। वो चला गया। माँ की सांस तेज थी और मेरे पापा बाहर हॉल में किसी से फोन पर धीमे धीमे बात कर रहे थे, जैसे नेक्स्ट मूव प्लान हो रहा हो। मैं अकेली कमरे में खड़ी थी। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, पर अंदर अलार्म बज चुका था। क्योंकि अब यह सिर्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं थी, अब यह कंट्रोल की बात थी। और मुझे पहली बार एहसास हुआ, आज रात डिनर पर जो रिवील हुआ वो एंड नहीं था, वो स्टार्ट था। कल क्लब में या तो मेरा परिवार सच सुनेगा या मेरे खिलाफ सच को हथियार बना देगा। अगली सुबह बारिश हल्की हल्की गिर रही थी, लेकिन मेरे अंदर रात वाली ठंड अब साफ आग में बदल चुकी थी।
मैं रात को मुश्किल से सोई थी। नहीं क्योंकि मैं डर गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं समझ गई थी। कल डीएलएफ क्लब में जो होगा, वो सिर्फ फैमिली मीटिंग नहीं होगी। वो मेरी पहचान, मेरी कंपनी और मेरी मेहनत पर दावा करने की कोशिश होगी। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले अपने लैपटॉप के सामने बैठकर एक-एक चीज चेक की। कंपनी का कैप टेबल, बोर्ड रेज़ोल्यूशंस, आईपी असाइनमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स और वो फाउंडर एग्रीमेंट जिसे मैंने सालों पहले बिना किसी शोर के अपने नाम पर सिक्योर किया था। मेरे हाथ स्टेबल थे, मेरी सांस स्टेडी थी। मैं कोई सिनेमैटिक हीरो नहीं थी। मैं बस वो लड़की थी जिसे घर ने फेल कहकर छोड़ दिया था और जिसने उसी साइलेंस में अपनी दुनिया बनाई थी। क्लब पहुंचने से पहले मैंने एक काम और किया। मैंने फियांसे को एक छोटा सा मैसेज भेजा। कोई इमोशनल मैसेज नहीं, बस एक लाइन, अगर आप सच जानना चाहती हैं तो आज की मीटिंग में सिर्फ बैठना नहीं, सुनना भी। मैं जानती थी वो स्मार्ट है। उसने कल रात जिस तरह क्वेश्चंस पूछे, उससे साफ था कि वो दिखावे के पीछे की चीज समझती है। डीएलएफ क्लब का लॉबी वैसे ही चमकता हुआ था। पॉलिश्ड फ्लोरस, सॉफ्ट लाइट्स और वो एटमॉस्फेयर जिसमें लोग फैमिली नहीं, स्टेटस लेकर चलते हैं। मेरे पापा पहले से वहां थे, उनके साथ 2-3 रिश्तेदार और भाई, जिसके चेहरे पर रात वाला पॉइजन अब कॉन्फिडेंस बन चुका था। और माँ, वो ऐसी बैठी थीं जैसे उन्हें बस रिस्पेक्ट चाहिए, ना कोई ट्रूथ नहीं। भाई ने मुझे देखते ही अपना फोन टेबल पर रखा, एक साइलेंट धमकी की तरह। आ गई? उसने ऐसे कहा जैसे मैं देर से आई एम्प्लॉई हूं। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने कुर्सी खींची और बैठ गई। मेरे बैग में एक स्लिम फाइल फोल्डर था, कोई बल्कि ड्रामा नहीं, बस डॉक्यूमेंट्स और क्लैरिटी। पापा ने शुरुआत की, वही प्रैक्टिकल टोन। ठीक है, उन्होंने कहा, कल रात जो हुआ उससे कुछ बातें बाहर चली गईं। अब हमें यह समझना है कि आगे क्या करना है। माँ ने तुरंत जोड़ दिया, और यह भी कि परिवार की इज्जत कैसे संभालनी है। मैंने उनकी तरफ देखा। इज्जत तब संभलती है जब इंसान अपने बच्चों की इज्जत करता है। माँ माँ की आंखें तनी, पर वो कुछ नहीं बोली। भाई ने हंसकर हाथ हिलाया। चलो चलो, लेक्चर्स बाद में, मुद्दे पर आओ। तुमने कल रात कहा कि कंपनी तुम्हारी है, ठीक, लेकिन उसने झुक कर कहा, तुम फाउंडर अकेले नहीं हो सकती। मैंने पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा। ये जेलसी नहीं थी, ये प्लान था। ये वो माइंडसेट था जो हमेशा किसी की मेहनत पर स्टैंप लगाने की कोशिश करता है। और तुम्हें ये कैसे पता? मैंने शांत होकर पूछा। भाई ने फोन उठाया और स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई, लेकिन स्क्रीन मुझे दिखी नहीं, क्योंकि उसने एंगल ऐसा रखा कि सिर्फ वो और पापा देख सकें। क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, उसने कहा। एक पुराना मेल ट्रेल, एक नाम, और अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो ये सब बाहर जाएगा। पापा का चेहरा बदल गया। माँ की सांस तेज हो गई। रिश्तेदारों में विस्पर्स शुरू हो गए। क्या प्रूफ? किसी ने धीमे से कहा। मैंने भाई की आंखों में देखा। फिर मैंने अपनी फाइल खोली और बहुत कामली बोली, तुम्हारे पास जो भी है, आज उसे पहले टेबल पर रखो, और मैं जो रखूंगी वो भी सबके सामने रहेगा। भाई को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं डरकर नेगोशिएट करूंगी। उसे लगा था मैं इमोशनल होकर टूट जाऊंगी, पर मैं टूटने नहीं आई थी, मैं बंद करने आई थी। भाई ने बोलना शुरू किया, आधे सच, आधे ट्विस्ट के साथ। ये कंपनी के शुरुआती दिनों में, उसने कहा, एक सीनियर ने तुम्हें सपोर्ट किया था। तुम अकेली नहीं थी। तुमने किसी के नाम का इस्तेमाल किया। तुमने मैंने उसके बीच में कट नहीं किया। मैंने उसे पूरा बोलने दिया। क्योंकि जो इंसान झूठ को सच बनाकर बेचता है, उसे सबसे पहले अपनी ही आवाज में फंसने देना पड़ता है। जब वो रुका, मैंने बस एक सवाल पूछा, तुम जिस नाम की बात कर रहे हो, वो नाम तुम्हें कहां से मिला? वो चौंका। मैंने कहा, क्योंकि वही नाम तुम्हारे फोन में नहीं, तुम्हारे दिमाग में प्लांटेड है। रिश्तेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। माँ का चेहरा पीला पड़ गया, आए जैसे उन्हें अचानक किसी पुराने पाप का दरवाजा खुलता दिख रहा हो। फियोंसे वहां आ गई थी। वो क्वाइटली एक चेयर पर बैठ गई, बिना किसी अनाउंसमेंट के। उसकी आंखें सीधे मुझ पर थीं। पापा ने उसको देखकर कहा,
आप यहाँ? फियंसे ने काम वॉइस में कहा। कल रात से मैं भी इस फैमिली का हिस्सा बनने वाली थी। आज मुझे समझना है कि मैं किस फैमिली में जा रही हूँ। भाई ने इरिटेशन में कहा। ये हमारा प्राइवेट मैटर है। फियंसे ने उसी टोन में जवाब दिया। जिस दिन आप लोगों ने इसे पब्लिक बनाया, उसी दिन ये प्राइवेट नहीं रहा। अब सबकी नजर मुझ पर थी। मैंने अपनी फाइल से पहला डॉक्यूमेंट निकाला, एक सिंपल प्रिंटेड शीट। ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं, मैंने कहा। ये वो बोर्ड रेजोल्यूशन है जो कंपनी बनने से पहले की है। इसमें फाउंडर अथॉरिटी और आईपी ओनरशिप का साफ असाइनमेंट है। मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट रखा। ये आईपी असाइनमेंट डीड है। जिस दिन प्रोडक्ट बना, आनो उसी दिन राइट्स लीगली मेरे नाम असाइन हुए। और ये सिर्फ सिग्नेचर नहीं, इसके साथ विटनेस और टाइम स्टैम्प्ड फाइलिंग है। भाई हंसा। पेपर तो कोई भी बना सकता है। मैंने सिर हिलाया। इसलिए तीसरा भी है। मैंने एक और फाइल निकाली। ये लीगल नोटिस ड्राफ्ट है, जो मैंने कभी भेजा नहीं, क्योंकि उस समय मैं फाइट नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने एविडेंस सुरक्षित रखा। पापा ने धीमे से कहा, किसके खिलाफ नोटिस? मैंने उनके चेहरे पर देखा और वही सेंटेंस बोला जो शायद उन्हें सबसे ज्यादा चुभा। आपके खिलाफ नहीं पापा, उस आदमी के खिलाफ जिसने मुझे भटका हुआ कहलवाया ताकि आप लोग मुझे छोड़ दें। माँ का हाथ कांप गया। क्या मतलब? मैंने सांस ली। जब मैंने घर छोड़ा था, तब मैं भागी नहीं थी। मुझे निकाला गया था, रिस्पेक्टफुली, शब्दों से, एक्सपेक्टेशन से, रिमाइंडिंग से कि मैं किसी काम की नहीं। भाई ने झुंझलाकर कहा, ये सब इमोशनल बनाकर बचने की कोशिश मत करो। मैंने उसे देखा। इमोशनल नहीं, कॉन्टेक्स्ट। फिर मैंने वो पंच लाइन नहीं मारी, मैंने बस ट्रूथ खोला। तुम जिस नाम की बात कर रहे हो, मैंने कहा, वो नाम मेरा मेंटोर का था। एक टेक लीडर जिसने मुझे पहले दिन कहा था, काम सीखो और कागज समझो। फियांसे ने धीमे से कहा, मेंटोर? मैंने सिर हिलाया। हाँ, और वही मेंटोर तुम्हारे फियांसे के इन्वेस्टर सर्कल में भी जाना जाता है। भाई की आंखें ब्लिंक हुईं। उसने ये कनेक्ट नहीं किया था। मैंने आगे कहा, उस मेंटोर ने मुझे सिर्फ स्किल नहीं दी, उसने मुझे लीगली सुरक्षित रहने का तरीका सिखाया। और उसी ने मुझे बताया था कि कुछ लोग तुम्हारी फैमिली में भी तुम्हारे खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं ताकि तुम कमजोर रहो। अब माँ ने उठकर कहा, कौन नैरेटिव? कौन? मैंने उन्हें बहुत सीधे देखा। माँ, आपने कभी नोटिस नहीं किया कि भाई की हर बड़ी गलती घर में स्ट्रेस कहकर कवर होती थी और मेरी हर छोटी गलती कैरेक्टर बन जाती थी? माँ ने कुछ बोलना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। भाई ने टेबल पर हाथ मारा। बस, ये सब तुम मुझे विलन बनाने आई हो? मैंने शांत होकर कहा, नहीं, तुमने खुद को बनाया। फिर मैंने अपनी फाइल से एक छोटा सा प्रिंट आउट निकाला और उसे पापा की तरफ सरकाया। ये ईमेल ट्रेल नहीं, मैंने कहा, ये मेटा डेटा वेरिफिकेशन है। तुम जिस मेल की बात कर रहे हो वो एडिटेड है। और तुम्हें ये कैसे मिला? ये भी पता है। भाई की सांस रुक गई। पापा ने पेपर पढ़ा। उनका चेहरा सख्त हो गया। ये, भाई ने तुरंत बोलने की कोशिश की, ये फेक है। फियोंसे ने पहली बार तेज आवाज में कहा, इनफ। पूरा टेबल फ्रीज हो गया। फियांसे ने भाई की तरफ देखा। अगर तुमने इसे ब्लैकमेल किया है, या तो तुम सिर्फ इतना फैमिली नहीं, एक इंसान के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। भाई ने उसे घूरा। तुम मेरे अगेंस्ट जा रही हो? फियांसे ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। मैं सच के साइड पर जा रही हूं। अब मां रोने लगी, पर वो रोना भी कंफ्यूजिंग था। अपॉलॉजी का नहीं, शॉक का, डर का और उस रियलाइजेशन का कि कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है। पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज पहली बार थोड़ी टूटी। तुमने ये सब अकेले? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा जवाब उनकी गिल्ट को हीलिंग नहीं दे सकता था। मैं हीलिंग लेने नहीं आई थी, मैं क्लोजर लेने आई थी। भाई ने फिर से कोशिश की। आखिरी चाल? ठीक है, उसने कहा। मान लिया डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे हैं, पर फैमिली का नाम, फैमिली की इमेज, तुमने कल रात। मैंने उसे वहीं रोक दिया। फैमिली का नाम? मैंने कहा। जब मुझे बस में भेजा गया, जब मुझे फेल कहा गया, तब फैमिली का नाम नहीं याद आया। जब तुमने मेरी मेहनत को लग बताया, तब फैमिली का नाम नहीं याद आया।
और आज जब तुम्हें मेरी सक्सेस का हिस्सा चाहिए, तब फैमिली का नाम याद आ गया? टेबल पर सन्नाटा था। बाहर रेन की हल्की आवाज थी। अंदर सच की भारी आवाज। मैंने पापा की तरफ देखा। मैं कंपनी को फैमिली एसेट नहीं बनने दूंगी, मैंने कहा। और मैं अपनी पहचान को बार्गेनिंग चिप नहीं बनने दूंगी। पापा ने धीमे से पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? मैंने अपने मन में उस सवाल को रिपीट किया। क्या चाहती हो? माफी? रिस्पेक्ट? प्यार? मैंने सिर्फ एक चीज चाही, शांति। मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरी लाइफ में वही राइट्स रखें जो आपने मेरे स्ट्रगल में रखे थे, मैंने कहा। कम, माँ ने रोते हुए कहा। हमने गलती की। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आवाज सॉफ्ट हुई, पर कमजोर नहीं। गलती तब होती है जब आपको पता नहीं होता, मैंने कहा। ये पैटर्न था माँ, और पैटर्न बदलना पड़ेगा। फियोंसे उठी। उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, आडेस कोई फिल्मी जेस्चर नहीं किया। बस उसने मेरी तरफ रिस्पेक्ट के साथ सिर हिलाया। आप स्ट्रांग हैं, उसने कहा। और मुझे अब समझ आ गया है कि स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। भाई ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसकी ओन्ड दुनिया उसके हाथ से निकल रही है। फियोंसे ने भाई से कहा, मैं शादी पोस्टपोन कर रही हूं। पहले मुझे यह समझना है कि तुम सच में कौन हो। भाई की आंखों में पैनिक आया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। फियांस ने शांत होकर कहा, मैं वही कर सकती हूं जो सही है। पापा ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने भाई की तरफ देखा। पहली बार उनकी आवाज में अथॉरिटी गिरी नहीं, उसकी दिशा बदली। घर चलो, पापा ने कहा। अब भाई ने कुछ कहना चाहा पर रुक गया, क्योंकि उसे पता था आज पहली बार वो स्टोरी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैंने अपनी फाइल बंद की, बैग उठाया, खड़ी हुई, और जाते जाते मैंने सिर्फ एक लाइन कही, पूरे कमरे के लिए, आज खासकर अपने लिए। मैंने खुद को बचाया है, अब मैं खुद को वापस नहीं दूंगी। मैं बाहर निकली। बारिश की हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। वो मॉनसून वाली ठंड अब मुझे डर नहीं दे रही थी, वो मुझे साफ कर रही थी। मैंने कार में बैठते ही फोन निकाला। कंपनी के लीगल काउंसिल को एक मैसेज गया, सिंपल, प्रोसीड विद द सेफगार्ड प्रोटोकॉल, नो कॉन्टैक्ट, नो एक्सेस, नो नेगोशिएशंस। फिर मैंने एक और मैसेज लिखा अपने मेंटोर को। आज मैंने अपनी कहानी अपने शब्दों में खत्म की, थैंक यू। और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जो बच्ची सालों से प्रूव करने में लगी थी, वो अब फाइनली बैठ गई है। क्योंकि किसी दिन आपको जीतना नहीं पड़ता, किसी दिन आपको बस बाहर निकलना पड़ता है, उस जगह से जहां आपको छोटा रखने की कोशिश हुई थी। और जब मैं गेट से बाहर निकली, आज मेरे माइंड में सिर्फ एक थॉट था, ये एंड नहीं था, ये मेरी शुरुआत थी। और अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ लेसन्स वाले स्टोरीज पसंद हैं, जहां इंसान ड्रामा नहीं करता, बाउंड्रीज बनाता है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना बाउंड्रीज, ताकि मैं अगली कहानी उसी लेवल की और भी स्ट्रांग लेकर आ सकूं।